अगला आज की वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे बचत का अर्थ, बचत की आवश्यकता एवं महत्व। हम बचत क्यों करते हैं। पहला आता है बचत। बचत क्या होता है। प्रत्येक व्यक्ति आपने देखा है धन का उपार्जन करता है, आय करता है, उसके बाद व्यय करता है। जो भी इस आय और व्यय के बाद हमें बचता है उसको हम बचत कहते हैं। जैसे विवेकशील गृहिणियाँ अपना बजट इस प्रकार से बनाती हैं कि आय से व्यय कम हो। ठीक है, आय से व्यय कम हो का क्या मतलब है कि जितनी हम बजट बनाते क्यों हैं, ये आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, जब बजट बनाकर खर्च किया जाता है तो हमें इससे आइडिया हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा आय कितनी हो रही है, व्यय कितना हो रहा है और हमारी बचत कितनी हो रही है। ठीक है, तो जो भी कोई बजट बनाकर चलते हैं उनको यह समस्या नहीं आती कि आय कम है और खर्चा हमारा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो पहले ही अपनी स्थिति भांप लेते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, खर्चा करते हैं। अब आता है कि व्यय कम होने की स्थिति में आय का जो अंश बचता है उसे ही पारिवारिक बचत कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। आज ये आवश्यकता की किसी चीज़ की आवश्यकता है, आपने वो पूरी कर ली, कल को आपको हो सकता है दूसरी चीज़ की नहीं की आवश्यकता हो जाती है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर आता है इसकी परिभाषा कैसे समझेंगे। पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत आय का जो भाग बच जाता है उसे ही पारिवारिक बचत कहा जाता है। मीन्स जो भी आपने आय ली है उसका वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं वह पूरी करने के बाद जो भी शेष बचा है उसको हम पारिवारिक बचत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पारिवारिक बचत की आवश्यकता एवं महत्व। क्यों इसकी हमें ज़रूरत होती है, क्यों होती है कि जिससे समय पड़ने पर उन्हें दूसरे किसी का भी आश्रय ग्रहण ना करना पड़े, मजबूर ना होना पड़े और निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली आय से हम बचत करेंगे तो भविष्य में हमें ही उसका लाभ होगा। अब आता है कि क्यों आवश्यकता होती है। कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे आय कम होने पर सहायक। परिवार के मुखिया की आय कम होने, नौकरी छूटने, व्यापार में हानि होने से जो या वृद्धावस्था में परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा पड़ सकती है। नियमित रूप से की गई बचत ऐसे ही प्रतिकूल अवसरों पर सहायक होती है। मीन्स आज अगर हम पैसा बचाते हैं तो ये हमारे भविष्य के लिए हमें सहायक होती है। फिर आता है व्यय में वृद्धि हो जाने की स्थिति में। अचानक से कोई खर्चों में वृद्धि हो गई, अकस्मात महंगाई हो जाने या कुछ अन्य कारणों से पारिवारिक व्यय में एकाएक वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि आय में वृद्धि नहीं होती तो पहले से की गई बचत ही काम आती है। इसके अतिरिक्त परिवार में विवाह आदि के अवसर पर और किसी दुर्घटना के कारण परिवार को अतिरिक्त व्यय खर्चा करना पड़ता है और ऐसे समय में जो हमने बचाया है धन, बचत की है, वह हमारी काम आती है। फिर आता है अवकाश का समय व्यतीत करने में सहायक। ग्रीष्म अवकाश है या अन्य का अवकाश है या परिवार में आप कहीं घूमने गए हैं, तीर्थ स्थल पर गए हैं, तो वहाँ जो खर्च आप करते हैं वह आपका इस बचत में से ही काम आता है। अनावश्यक व्यय से बचने में सहायक। यदि परिवार द्वारा नियमित बचत करने का दृढ़ संकल्प कर लिया जाता है तो परिवार कुछ अनावश्यक व्यय से, विलासितापूर्ण जो व्यय हैं उनसे बच जाता है। इस प्रवृत्ति से क्या होता है कि परिवार का ही हित होता है। फिर आता है नंबर 5, प्लॉट खरीदने या मकान बनवाने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसका मकान हो, अतः प्लॉट खरीदने या मकान बनवाने के लिए भी उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है जो नियमित बचत से ही संभव है। सुविधाजनक वस्तुओं के लिए खरीद के लिए प्रत्येक परिवार जैसे टीवी, रेडियो, फ्रिज, कपड़े धोने की मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, बहुत तमाम जो उपलब्ध हैं उपकरण उनको वह चाहते हैं परिवार में, तो वह सब हमें बचत करके ही प्राप्त हो सकते हैं। फिर आता है सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। जैसे कभी कभी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए भी धन खर्च करना पड़ता है। ठीक है, वह मासिक आय में से नहीं निकाला जाता क्योंकि मासिक आय तो कुछ निश्चित मदों पर ही खर्च करना पड़ता है।
तो इसके लिए हम जो बचत की जाती है उसमें से ही खर्च इसमें करते हैं। पारिवारिक संपत्ति की सुरक्षा में सहायक, परिवार तथा संपत्ति की सुरक्षा में सहायक, घर के सदस्यों के जीवन और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए देश के बीमे की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा से लाभ उठाने के लिए पारिवारिक बचत आवश्यक होती है, क्योंकि बचाए गए धन से बीमे की किस्त आदि का भुगतान किया जा सकता है। फिर आता है नंबर 9, आय की वृद्धि में सहायक। बचत एक उल्लेखनीय महत्वपूर्ण यह है कि इसके माध्यम से परिवार की आय में वृद्धि की जा सकती है। नियमित रूप से की गई बचत के विनियोग से बचत आदि के रूप में जो लाभ प्राप्त होता है उससे परिवार की आय में वृद्धि होती है। फिर आता है राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन के लिए सरकार को निरंतर धन की आवश्यकता होती है। परिवारों द्वारा की गई छोटी छोटी बचत के विनियोग से सरकार को पर्याप्त धन प्राप्त हो जाता है, जो कि राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक होता है। 11 आता है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक। संपूर्ण राष्ट्र में यदि प्रत्येक व्यक्ति में बचत की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है तो राष्ट्र की कुल मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करना संभव होता है और इससे देश समृद्ध बनता है। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों कि मेन है कि हमें जो अनावश्यक व्यय हैं, फिजूल खर्ची हैं, उनसे बचना चाहिए। इसके लिए आप अपने धन को बचत करने के लिए जो भी रास्ता अपनाते हैं वह सब आपके भविष्य के लिए ही लाभदायक होगा। फिर आता है हम बचत कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, बचत डाकघर में के माध्यम से बचत कर सकते हैं, बैंकों के माध्यम से बचत कर सकते हैं और कई और साधन हैं जिनके बचत विनियोग के अन्य साधन हैं जिनके माध्यम से हम बचत कर सकते हैं। पहला आता है डाकघर के माध्यम से बचत। इसमें बचत खाते की योजना, जैसे पारिवारिक बचत को सुरक्षित विनियोजित करने के लिए डाकघर द्वारा बचत खाते की योजना चलाई जाती है। डाकघर में कोई भी व्यक्ति बचत खाता खुलवा सकता है और समय समय पर उसमें धन जमा कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अपना धन निकाल भी सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद है डाकघर में बचत खाता खोलना अति सरल है। इसके लिए डाकघर से एक फार्म मिलता है। उस फार्म में खाता खोलने वाले का नाम, पता आदि लिखकर यथास्थान हस्ताक्षर किए जाते हैं और खाता खोलने वाले व्यक्ति की फ़ोटो भी लगाई जाती है। खाता खोलने के लिए कम से कम 20 रुपये तथा 500 रुपये जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, या डाकघर में बचत खाता खोलने वाले व्यक्ति को एक पासबुक भी दी जाती है। पासबुक में खाताधारी का नाम, पता आदि लिखा रहता है और खाते में जमा की या निकली धनराशि तथा ब्याज आदि का विवरण भी नियमित रूप से पासबुक में लिखा जाता है। ये होता है आपका खाता आपने सबने देखा होगा, खाता खुलता है, इसी तरह से पासबुक उसमें मिलती है, इसी तरह से यहाँ पर आपका ये खाता खुल जाता है। इसके बाद आता है डाकघर बचत खाते से कुछ नियम होते हैं जिनका पालन खाताधारी को मीन्स जिसने खाता खुलवाया है उस व्यक्ति को करना होता है। जैसे खाताधारी की पासबुक खो जाए तो डाकपाल को लिखित प्रार्थना पत्र देकर पुनः नई पासबुक प्राप्त की जा सकती है। डाकघर के बचत खाते में नकद धन के अतिरिक्त पोस्टल ऑर्डर और डाक टिकट भी जमा करवाए जा सकते हैं। यदि खाताधारी किसी कारणवश नगर या गांव छोड़कर जा रहा है तो वह अपना बचत खाते को इच्छानुसार किसी अन्य डाकघर में स्थानांतरित भी करवा सकते हैं। इसके बाद आता है संचयी सावधि जमा योजना। इस योजना में एक निश्चित राशि प्रति माह डाकघर में जमा करवानी पड़ती है। मीन्स एक निश्चित राशि आपको प्रत्येक माह जमा करवानी ही पड़ेगी। फिर क्या होता है, ब्याज की दर जमा की गई राशि की अवधि पर निर्भर करती है। अवधि पूरी होने पर ब्याज सहित संपूर्ण राशि जमाकर्ता को प्राप्त हो जाती है। आपका वह पैसा जमा आपको एक साथ मिल जाता है। फिर आता है नंबर 3 राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र भी डाकघर द्वारा चलाई जाने वाली एक बचत योजना है। इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ता एक निश्चित राशि के बचत पत्र डाकघर से खरीदता है और यह 5 वर्षीय तथा 10 वर्षीय है। जो राष्ट्रीय बचत पत्र की योजना है वह 5 वर्षीय या 10 वर्षीय होती है। इस योजना में जमा
धन जमा करने पर आय कर में नियमानुसार छूट मिलती है। ये बचत पत्र रुपये 100 के, 500 के, 1000 के, 5000 के, 10,000 के कई मूल्य वर्ग के सम्मिलित होते हैं। बचत पत्र खरीदने के लिए फार्म भरकर उसे निर्धारित राशि के साथ डाकखाने में जमा करना पड़ता है और डाकघर को धनराशि चेक द्वारा भी दी जा सकती है। इन बचत पत्रों में भी नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। इन बचत पत्रों को किसी बैंक में गिरवी रखकर कर्ज भी लिया जा सकता है। 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र पर 8.6% तथा 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र पर 8.9% ब्याज प्राप्त होता है। फिर आता है सावधि जमा योजना। सावधि इसमें क्या है कि डाकघर में विनियोग की यह एक उत्तम योजना है। इस अवधि योजना के अंतर्गत धनराशि का एक निश्चित अवधि के लिए डाकघर में जमा करवाई जाती है। इस अवधि के लिए एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। विनियोग के लिए यह सर्वोत्तम योजना है और जमा राशि के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं, आप कितनी भी जमा कर सकते हैं। अवधि पूरी होने पर ब्याज सहित संपूर्ण जमा राशि आपको मिल जाती है। फिर आता है पंचवर्षीय मासिक आय योजना। इस खाते पर 8.5% वार्षिक की दर से ब्याज प्रति माह दिए होता है, प्रति माह आपको देना होता है। जमा करने की अधिकतम सीमा 4.5 लाख रुपए एकल खाते में और 9 लाख रुपए संयुक्त खाते में है। वरिष्ठ नागरिक जमा योजना। डाकघर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एक अच्छी जमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति अकेले या संयुक्त रूप से जमा खाता खुलवा सकते हैं। इस खाते में रुपये 15 लाख जमा किए जा सकते हैं और इस योजना में जमा धन पर 9.3% ब्याज दिया जाता है, जिसका भुगतान तिमाही रूप से होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से अभी आपने पढ़ी है डाकघर के माध्यम से बचत योजना, जिसमें आपने पढ़े हैं बचत खाते की योजना, संचयी सावधि जमा योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, सावधि जमा योजना, 5 वर्षीय मासिक आय योजना और वरिष्ठ नागरिक जमा योजना। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, जिसको आप ध्यान से समझें और कोई भी परेशानी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।